चलिए मेरे तरफ से सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए फटाफट इस वीडियो के साथ सभी लोग जुड़ जाएं ताकि मैं इस वीडियो को शुरू कर सकूं। हाँ, इसके पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा कि थोड़ा सा इस वीडियो को देखिए, बार बार इसलिए बोलना पड़ता है कि थोड़ा सा आप लोग को हमेशा रिकॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो इस वीडियो को थोड़ा जम के लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, ठीक है। अपने जितने सारे सर्किल के लड़के हैं उन सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जुड़े, ठीक है। क्योंकि अब आपको इतिहास से जो डर है, इस डर को मैं ख़त्म कर दूंगा। आपको लगेगा कि किस तरीके से अब मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ और आपको एकदम आराम से समझ में आएगी, ठीक है। तो टॉपिक बाई टॉपिक आप देख रहे होंगे कि प्रागैतिहासिक काल कैसे खत्म हो गया, अर्ध ऐतिहासिक काल कैसे खत्म हो गया। अब हम लोग ऐतिहासिक काल में भी आपको जो भी टर्म ये था सब चीज़ खत्म हो गया है, मतलब सिक्का पढ़ लिए, अभिलेख पढ़ लिए। अब हम लोग विदेशी यात्री आज पढ़ेंगे, ठीक है। विदेशी यात्री खत्म करने के बाद हम लोग सीधे कहाँ चलेंगे, आगे वाले टर्म पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से टॉपिक देखेंगे विदेशी यात्री, ऐसे कर ले, विदेशी यात्री द्वारा भारत का वर्णन, ठीक है, ठीक है। तो कुछ हम इसमें आपको ऐसे चीज है कि जो कि बताएंगे और सीधे सीधे उसमें आपके सवाल पूछे जाते हैं। जैसे हेरोडोटस, पहला हेरोडोटस, ठीक है। इतिहास के पिता भी इनको कहा जाता है, ठीक है। तो इससे याद करने का आसान भी तरीका हो जाएगा कि इतिहास के पिता किसको कहते हैं, हेरोडोटस को कहते हैं। और हेरोडोटस का बुक के क्या मतलब, हिस्ट्रोरिका, हिस्ट्री से हिस्ट्रोरिका, ठीक है, हिस्ट्रोरिका। इसके बाद आता है दूसरा आता है मेगास्थनीज। देखिए ये चीज मैं आपको इसलिए एक जगह लिखवा दे रहा हूं, कि आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। क्या करने में, याद करने में आपको आसानी हो जाएगी। इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि एक जगह लिखवा के आपको उसको फिर से रिकॉल करवा दूंगा, ठीक है। मेगास्थनीज, ठीक है। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम आप लोग तो बार बार पढ़े ही होंगे, इंडिका, ठीक है। एक पुस्तक है, ठीक है। ये सवाल हमेशा यूपीएससी वगैरह में पूछता है। तो आपको पेरी प्लस ऑफ द एरिथियन सी, ERY, सॉरी, ठीक है, सी। ये बार बार आपको नाम देके इसलिए पूछ लेता है, ठीक है, क्योंकि इसका डी नंबर ऑप्शन होता है अज्ञात, ठीक है, अज्ञात। और ये सवाल हमेशा इसलिए पूछता है, देखिए, इसलिए ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ये कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ठीक है। इससे इतिहास की हमारी बहुत सारी जानकारी मिलती है, लेकिन उस पुस्तक में इस राइटर का नाम ही नहीं मिला है, ठीक है। तो इसलिए इसको अज्ञात की श्रेणी में रखा गया है। जब ये पुस्तक के नाम पूछता है, ठीक है, ये पुस्तक का नाम पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी निम्नलिखित में से किस राइटर का है, और 3 राइटर का शुरू में ए बी सी तक रहता है और डी में अज्ञात रहता है। तो उस समय आपका माइंड क्या होता है कि भाई पुस्तक है तो इसका राइटर कोई ना कोई होगा, और हम लोग अज्ञात पे ना जाके ए बी सी में से किसी को भी क्या करते हैं, चूज कर लेते हैं, ठीक है। टालमी, आगे आइए, चौथा नंबर टालमी, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट आपके पुस्तकों का नाम, उसका राइटरों का नाम एक जगह हम लिख दे रहे हैं। जियोग्राफिक, ठीक है। देखिएगा एकदम 100%, इससे एक ना एक क्वेश्चन आपको रहता ही है। प्लिनी, ठीक है। नेचुरल हिस्ट्री का लिखते चलिए, हिस्टोरिका, नेचुरल हिस्टोरिका,
ठीक है, नेचुरल हिस्टोरी का। अल बरूदीन छठा, अल बरूनी, अल बरूनी, अल बरूनी, ठीक है। इसका किताब का नाम है किताबुल हिंद, किताबुल हिंद, किताबुल हिंद। 7 नंबर में आइए। अल बरूनी के बाद हो गया मार्को पोलो, मार्को पोलो, ठीक है। ये कहाँ का यात्री था? ये चीनी यात्री था, चीनी यात्री, ठीक है। 8 नंबर मार्को पोलो चीनी यात्री। फाइयान, फाइयान, देखिए फाइयान की पुस्तक भी पूछता है और फाइयान कहाँ के यात्री था वो भी पूछता है, किसके काल में आया था वो भी। फो कु थी, फो फो कु थी, ठीक है। फो की थी चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के शासनकाल में आपको आया था, सॉरी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आपको ये आया था, ठीक है। देखिए फाइयान कहाँ के यात्री था? चीनी यात्री था। देखिए फ से फाइयान, फ से फो, याद करने का सबसे आसान तरीका, फ से फाइयान, फ से फो कु थी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में यह था। हैंगसांग 9 नंबर लिख लीजिएगा, ठीक है। इसकी पुस्तक का नाम है सी क्यू की, सी क्यू की, ठीक है, सी क्यू की। और ये किसके? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के आपको शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में ये आया था, ठीक है। तो इतने पुस्तक का नाम और राइटर का नाम अगर आपको याद हो गया, कुछ ऐसे हैं, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है कि आपको देखिए ये तो डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा कि हेरोडोटस का हिस्ट्रोली का, मेगास्थनीज का इंडिका, पेडिप्लस ऑफ द एर्थियन सी अज्ञात आदमी, टॉलमी का जियोग्राफिक, प्लिनी का नेचुरल ऑफ हिस्टोरी का, अल-बर्दूनी का किताबुल ये हिंद, ठीक है। मार्को पोलो का हमेशा पूछता है कि मार्को पोलो कहाँ का यात्री था। देखिए नाम से वो कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछता है, ठीक है, कि मार्को पोलो, आप चीनी तरफ जाएंगे नहीं, लेकिन ये क्या था? चीनी यात्री था। फाइयान और हेंगसान ये दोनों आपको बहुत बार पूछता है इनके पुस्तकों का नाम, तो इनसे इसमें आपको पुस्तकों के नाम में कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसीलिए मैं था फ से फाइयान, फ से फो कु थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। किसके शासन काल में आए थे? ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय काल में आया था फाइयान, और हेंगसान जो आया था हर्षवर्धन, ह से हेंगसान और ह से हर्षवर्धन। तो इस तरीके से याद करने का एक अलग आपका कंसेप्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद आपको आता है ठीक है। तो ये आपका 9 हो गया। 1 2 आपको ऐसे भी हैं जैसे कि मैं बता रहा हूं, ठीक है। देखते चलिए। इतिसन, इति सिंह, ठीक है, इति सिंह, इसका नाम याद कर ले। एक 11 नंबर में आप याद कर ले, इति सिंह के बारे में बता देता हूं, ठीक है, कि ये कहाँ के यात्री था। तो ये भी आपका चीनी यात्री था, ठीक है, चीनी यात्री था, ठीक है। कहाँ का यात्री था? चीनी यात्री था, ठीक है। यही इति सिंह ने ही, देखिए चीनी यात्री था, और हमेशा सवाल आपसे पूछता है कि किस यात्री ने, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे कि 400 फोटोकॉपी को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रतियां 400 प्रतियां ये यहाँ से ले गया था, और उस समय कोई फोटोकॉपी नहीं थी, ठीक है। किसका? त्रिपिटक का, ठीक है। 400 प्रतियां त्रिपिटक का करवाकर यहाँ से ले गया था। तो उस समय फोटोकॉपी की जमाना नहीं थी, तो ये 400 प्रतियां क्या किया था कि लिखवा कर यहाँ से वो चीन लेके गया था, ठीक है। इब्न बतूता, ये कहाँ का था? ये था आपको मोरक्को, कहाँ का यात्री था? मोरक्को का यात्री था, ठीक है। कहाँ का था? मोरक्को का यात्री था, ठीक है।
तो याद कर लीजिए। ठीक है, इब्न बतूता। अगर इसका रेहला, देखिए छूट गया यहाँ, ये इसकी पुस्तक का नाम, पुस्तक रेहला, पुस्तक का नाम क्या था, रेहला, पुस्तक का नाम रेहला था। ठीक है, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपको 11 का 11 अगर आपसे कंसेप्ट याद हो जाता है तो आपको 1 नंबर का जो है वो फिक्स है। ठीक है, चलिए 1 नंबर आपका फिक्स है, समझ गए। तो चलिए आगे मिटाते हैं और चलते हैं साहित्यिक स्रोत। विदेशी यात्री भी देख लिए, अब जैसे जैसे राजा आएंगे उसमें भी हम लोग पढ़ते चलेंगे और अपना देखते चलेंगे। ठीक है, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक, साहित्यिक स्रोत। अब इसमें साहित्यिक स्रोत में मैंने आपको बताया था कि एक धार्मिक होता है कि गैर धार्मिक होता है। ठीक है, धार्मिक को आपने 2 भागों में बांटा होगा, ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। ठीक है, गैर ब्राह्मण में आपने बांटा होगा किसको, जैन धर्म, बौद्ध धर्म को। ठीक है, और इसमें आपको क्या होता है कि ब्राह्मण में आप डाले होंगे कौन, वेद, वेदांग, उपनिषद, मनु उपनिषद, ये सब चीज़ आ गए होंगे। ठीक है, मैंने आपको ये डायग्राम बताकर यहाँ सिखा दिया था, बस समझा भी दिया था। तो अब ये कहने का मतलब है कि लिखित स्रोतों में सबसे ज़्यादा अगर प्राचीन काल के, मतलब कि प्राचीन काल का ठोस सबूत के तौर पे आपको देखा जाए तो ये प्राचीन इतिहास की जानकारी सबसे बड़ा स्रोत आपका साहित्यिक स्रोत ही है। ठीक है, सबसे बड़ा अगर स्रोत अगर है तो साहित्यिक स्रोत है। ठीक है, जिसमें गैर धार्मिक स्रोत सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं तो गैर धार्मिक स्रोत है। इसमें हमने आपको बताया था कि इसका संबंध किसी भी धर्म से नहीं है। गैर गैर धार्मिक स्रोत मतलब कि किसी भी धर्म से नहीं है। तो यहां क्या करेंगे, ऐसे कर ले, गैर धार्मिक स्रोत। ठीक है, गैर धार्मिक स्रोत किसी किसी भी धर्म से संबंधित नहीं है। ठीक है, इसके बाद एक आता है धार्मिक, धार्मिक स्रोत। तो ये आपका क्या हो गया, धार्मिक स्रोत में हो गया किसी न किसी, किसी न किसी धर्म से संबंधित। ठीक है, किसी न किसी धर्म से। ठीक है, आगे चलिए। तो आपको ये क्या हो गया, जैसे अब ये देखेंगे कि गैर धार्मिक स्रोत में क्या हो गया, अर्थशास्त्र, जैसे अर्थशास्त्र हो गया तो ये क्या है, अगर इसमें देखेंगे तो अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र क्या है, पुस्तक है। ठीक है, अर्थशास्त्र, तो ये क्या हुआ, एक गैर धार्मिक हो गया, किसी भी धर्म से वो संबंधित नहीं है। ठीक है, और गैर इसके बाद आता है गैर ब्राह्मण। ठीक है, आपको गैर, आगे क्या आता है, गैर ब्राह्मण। ठीक है, तो गैर ब्राह्मण में क्या है कि यह हिंदू धर्म से संबंधित नहीं है, किससे, हिंदू धर्म से संबंधित नहीं है। ठीक है, ठीक है, यह हिंदू धर्म से संबंधित नहीं है। अब आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैन साहित्य, जो कि हम आपको बताया था कि बौद्ध और जैन साहित्य, यहां से आपको कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। तो आगे का हेडलाइन डाले जैन साहित्य। ठीक है, जैन साहित्य। ठीक है, जैन साहित्य में सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद करना होगा कि यह प्राकृतिक भाषा में है। इसका भाषा कैसा था, प्राक भाषा था। ठीक है, प्राकृतिक प्राकृतिक भाषा था। ठीक है, हमेशा पूछता है कि जैन धर्म की मतलब की भाषा कैसे थी, तो प्राकृतिक भाषा थी। ठीक है, एक ऐसा भी पूछता है कि उदाहरण तौर पे एग्जाम्पल में आप लिख ले 12 उपांग। ठीक है, देखिए हम बताएंगे, अभी समझाएंगे आपको कि किस तरीके से ये सवाल पूछता है। 12 अंग, 12 उपांग। ठीक है, 12 अंग, 12 उपांग, भागवत सूत्र, भगवत सूत्र,
भगवती सूत्र, ठीक है, भगवती सूत्र, मूल सूत्र, भगवती सूत्र, ऐसे कर लो, सूत्र, भगवती सूत्र, मूल सूत्र, ठीक है, मूल सूत्र, आदि पुराण, ठीक है, आदि पुराण, ठीक है। तो ये आपसे पूछता है कि 12 अंग निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से। 12 उपांग किससे है, तो जैन धर्म से। भागवती सूत्र जैन धर्म से, मूल सूत्र तो भी जैन धर्म से। आदि पुराण किससे है, तो ये भी आपका किससे, जैन साहित्य से, यानी कि जैन संत से है, ठीक है। इसके बाद आता है बौद्ध साहित्य। कौन सा, बौद्ध साहित्य। आराम से यहां पढ़ ले, आगे आपको आराम से भी बताया जाएगा, ठीक है। जब बौद्ध, और इसकी पाली भाषा थी, इसकी भाषा कैसी थी, तो आपकी पाली भाषा कैसी थी, पाली भाषा थी, ठीक है। इसमें ललित, देखिए इसमें भी एग्जांपल दे रहे, ललित, ललित विस्तार, देखिए स्टार मार के, ललित, ललित विस्तार, ठीक है। इसमें क्या है कि बौद्ध, देखिए इसमें बुद्ध की पूरी जीवनी है, इसमें क्या है, बौद्ध की पूरी जीवनी है, बौद्ध की पूरी जीवनी, ठीक है। तो पूछता है कि बौद्ध की पूरी जीवनी निम्नलिखित में से किसमें है, तो आपको ललित विस्तार में है, किसमें है, ललित विस्तार में है, ठीक है। जातक ग्रंथ, ठीक है। इसके बाद आता है जातक ग्रंथ, जातक ग्रंथ, जातक ग्रंथ, दूसरा स्टार मार्क ले। इसमें जातक ग्रंथ में आपसे क्या है कि महात्मा बुद्ध के पूर्ण जन्म की 200 कहानियां हैं, ठीक है। किसका, तो महात्मा बुद्ध की, यहां बुद्ध कर लीजिए, बौद्ध हो गया, बुद्ध, इसमें बुद्ध की जन्म, बुद्ध की पूर्ण जन्म की, पूर्ण जन्म की 400 कहानियां, ठीक है, पूर्ण जन्म की 400 कहानियां हैं, ठीक है। याद करते चलेंगे। इसका अंकुर निकाय, अंकुर तक निकाय, इसमें क्या है, 16 महाजनपदों का, 16 महाजनपदों का चर्चा है। किसका, 16 महाजनपद, 16 महाजनपदों की चर्चा आपका है, अंकुर तक निकाय। ये सब सवाल आता है। बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक त्रिपिटक है, ठीक है, त्रिपिटक, त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र पुस्तक है, क्या है, पवित्र पुस्तक है, ठीक है, त्रिपिटक। अब यहां से आता है सुत पिटक, ठीक है। कौन कौन सा, ठीक है। तो पहला आप त्रिपिटक में क्या है, सुत पिटक, ठीक है, पहला आपका सुत पिटक, ठीक है। दूसरा आता है विनय पिटक, विनय पिटक। तीसरा आपका आता है अभिधम पिटक, तीसरा आता है अभिधम। अब इसकी कहानी आप लोग जान लें। सूत पिटक, देखिए सूत पिटक आपका है, यह सबसे बड़ा पिटक है, ठीक है। इसके बौद्ध धर्म का, देखिए सूत पिटक यह सबसे बड़ा, ठीक है, यह सबसे बड़ा पिटक है। इन तीनों पिटकों में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, ठीक है। ठीक है, विनय पिटक, सूत पिटक। विनय पिटक में क्या है, यह सबसे छोटा है,
सबसे छोटा, और इसी में प्रवेश, मतलब कि बौद्ध धर्म में प्रवेश की भी आपको बताइएगा। बौद्ध धर्म में प्रवेश की चर्चा है, ठीक है, प्रवेश की चर्चा, ठीक है। इसके बाद अभिधम्म पिटक आता है, महात्मा बुद्ध की दार्शनिक विचारों की चर्चा है, ठीक है। किसका? बुद्ध की दर्शनीय, ठीक है, बुद्ध की दार्शनिक विचार, दार्शनिक विचारों की चर्चा है, ठीक है। समझ में आ गया? अब ये चीज आपको मतलब कि मेनली रूप से एक जगह इकट्ठा हो गया तो आपको याद करने में सबसे आसानी होगी। जैसे कि देखिए, अब अगर आपसे पूछता है कि 12 उपांग 12 अंग किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से। अगर आपसे आदि पुराण पूछता है तो जैन धर्म से। भागवती से पूछता है जैन धर्म से। अगर बौद्ध धर्म में अगर बौद्ध का पूछता है तो किस भाषा में, तो पाली भाषा में, ठीक है। ये तो प्राकृतिक भाषा में है, ठीक है। इसके बाद ललित विस्तार, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप यहां से देखेंगे कि ललित विस्तार, यानी कि पूछता है कि बुद्ध की पूरी जीवनी किस पुस्तक में, तो ललित में, ठीक है। पूर्ण जन्म की 400 कहानी किस में, जातक में। 16 महाजनपदों की किस में, तो अंकुर निकाय में। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म की सब पुस्तक की निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक कौन सी है, तो त्रिपिटक है। और त्रिपिटक में 3 चीज आते हैं, कौन कौन से? शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक जो है वो सबसे बड़ा पिटक है, ठीक है, सबसे बड़ा पिटक है। इसका शुद्ध पिटक जो है सबसे बड़ा पिटक है। विनय पिटक जो है वो सबसे छोटा है। लेकिन बौद्ध धर्म में प्रवेश करने की चर्चा आपको इसी में मिलेगा, ठीक है। अभिधम्म पिटक में जो भी बुद्ध का जो दार्शनिक विचार था कि उनके कौन से विचार थे, ये सारे चीज अभिधम्म पिटक में आपका है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे आपको हिस्ट्री में मतलब कि मजा आने लगा होगा, आपको पढ़ने में आपको अच्छा लगने लगा होगा, ठीक है। तो बस आपको इसी तरह मजा लेके ही पढ़ना है ताकि आपको आसानी से क्या हो जाए, समझ में आ जाए। इसके बाद वेद आता है, ठीक है। हम लोग मतलब कि क्या होता है, अब डायग्राम में तो आपको गैर ब्राह्मण खत्म हो गया, अब आपको क्या आता है, ब्राह्मण आता है। तो ब्राह्मण में सबसे पहला क्या है, वेद है, ठीक है। तो हम लोग यहां देखेंगे वेद, ठीक है। तो वेद में क्या है कि सबसे बड़े से कि वेद की रचना किसने की, तो ईश्वर ने की, ठीक है, ईश्वर ने की। तो देखिए, अगर आपसे रचना पूछ दे तो ईश्वर, ठीक है, ठीक है। अब वेद के बारे में हम लोग आगे आपसे पढ़ेंगे, ठीक है, कि गुप्त काल में, देखिए गुप्त काल में इसका वेदों की रचना के बारे में पूछता है। तो हम लोग का अगला टॉपिक हो जाएगा वेद से, ठीक है। तो जो भी भाई बंधु इस वीडियो के साथ हमारे जुड़े हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद।